सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप अपने जाने से पहचान साहब के टेट पीआईटी टेक्स्ट बुक पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज की इस कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है संज्ञा। संज्ञा का एक पार्ट हमने पढ़ा है और आज उसका हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। मुझे बस एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि आवाज हमारी एकदम क्लियर है, उसमें कोई समस्या नहीं है। जितने भी हमारे मित्र, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा। मैंने शुरू में बता दिया कि जब आप संज्ञा हमारे साथ पढ़िएगा, क्योंकि आगे हमको संधि भी पढ़नी है ना। तो संधि जो होती है, संधि में हमारी संज्ञा हेल्प करती है। कहीं पर आएगी वहां पर अदेंग आद गुण, तो आद गुण क्या होता है, हाँ, वृद्धिरादैच वृद्धि क्या होता है, ये जानने के लिए हमको संज्ञा पढ़नी पड़ती है। क्लियर है ना? ये जानने के लिए हमको संज्ञा पढ़नी पड़ती है। और संज्ञा, मैंने शुरू कहा, एक पारिभाषिक शब्द होता है। क्या होता है बेटा? पारिभाषिक शब्द हुआ करता है, ठीक है ना। संज्ञा हमेशा एक पारिभाषिक शब्द हुआ करता है जो हमको ये बताता है कि जैसे कहीं पर आया गुण, तो गुण का मतलब क्या, गुण किसे कहते हैं, तो अदेंग गुणा से पता चल जाता है। पिछली कक्षा देख लेना, वहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। साथ ही साथ 1 रुपए का आपका, ये ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए का आपका अपना बहुत अच्छा सा ये सुपर पास। सुपर पास मतलब समझते हैं, पास नहीं, सुपर पास है। इसमें होता क्या है बेटा, आपको संपूर्ण कोर्सेज ओपन हो जाते हैं। वो लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दी जाएगी, वहीं से डायरेक्टली आप ले सकते हैं 1 रुपए का पास, जिसमें 375 प्लस एग्जाम ओपन हो जाते हैं। 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। खूब लगाओ टेस्ट, जी खोल के। 10,000 पर स्टडी नोट्स हो जाते हैं और 30,000 पीवाईक्यूज आपको। तो कहने का मतलब स्टडी मटेरियल की कोई चिंता नहीं है और सारे एग्जाम दे सकते हो 1 रुपए में, है ना। और उसके बाद जब आपको क्लास अच्छी लग जाए तो अपने आप को तुम इनरोल कर सकते हो। किसमें? 429 जो होता है वो आपको 3 मंथ्स का वैधता देता है। और जो सब में आपको CHANDRA कैपिटल लेटर में लिखना है, CHANDRA। ये हमारा कूपन कोड है जो नीचे आपको पट्टी पर भी दिख जाएगा। 1399 पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें केवल एक एग्जाम नहीं, आने वाला CTET, आने वाला टेट, है ना, आने वाला सुपर टेट, मतलब 1 साल तक जितने एग्जाम आएंगे सारे एग्जाम आप पढ़ सकते हो केवल 1399 रुपए में। और यही इसी तरह सुपर पास अगर 1799 का लेते हैं तो 18 महीने के लिए पढ़ो। मतलब उस बीच में कोई भी एग्जाम आए, आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। संज्ञा का दूसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। संज्ञा के दूसरे पार्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम पढ़ने वाले हैं पारिभाषिक शब्द। आप लोगों ने पढ़ लिया था गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, उपधा संज्ञा और निष्ठा संज्ञा, तरप तंपो घा संज्ञा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, सभी का वेलकम है, हाँ, नदी संज्ञा। किससे बेटा? नदी संज्ञा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे सेशन की शुरुआत करते हैं। जहां पढ़ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको दूसरी क्लास लाते हैं तो उसमें हम आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। पहले कौन सी है बेटा? नदी संज्ञा। नदी संज्ञा, संज्ञा का नाम क्या है? नदी संज्ञा। परीक्षा में हमने कहा है संज्ञा का नाम देगा और आपसे संज्ञा का सूत्र पूछेगा, या संज्ञा का सूत्र दे देगा फिर संज्ञा का नाम पूछ लेगा। ये तरीका होता है आपसे पूछने का, कहने का परीक्षा में कैसे। तो हम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता रहता हूं कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पेपर में पूछता है। नदी संज्ञा, तो इसका एक बहुत प्यारा सा सूत्र होता है, यूस्त्राख्यो नदी। नदी, यूस्त्राख्यो नदी। क्या लिखा है बेटा? यूस्त्राख्यो नदी। बोलो सभी लोग एक बार, क्या लिखा है? यूस्त्राख्यो नदी। सभी लोग बोलेंगे यूस्त्राख्यो नदी, यूस्त्राख्यो नदी, ठीक है ना जी। और आपको एक चीज और, किसी को कोई समस्या हो संस्कृत को लेकर के, ये नंबर होता है, हमको व्हाट्सएप कीजिए 8115425222 पर हमको आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। हम आपकी समस्या, संस्कृत की कोई समस्या है तो जरूर हमको बताएं, ठीक है। यूस्त्राख्यो नदी, कहे सर बड़ा कठिन है। कठिन जीवन में कुछ आसान नहीं है। पहले आप 2 बार उच्चारण बोलो, यूस्त्राख्यो नदी। बोलो सभी लोग, क्या बोलते हैं? यूस्त्राख्यो नदी। क्या कहते हैं? फिर से
यूस्त्र्याख्यो नदी, और एक बार बोलो क्या कहते हैं, यूस्त्र्याख्यो नदी, यूस्त्र्याख्यो नदी, और एक बार बोलिए यूस्त्र्याख्यो नदी, यूस्त्र्याख्यो नदी, यूस्त्र्याख्यो नदी कहते हैं। तो जब जब उच्चारण करना सीख जाओगे तभी आप कर पाओगे। याद रखना, ये ध्यान में तब रहेगा जब आप ये बोलना सीख जाओगे, यूस्त्र्याख्यो नदी। पूछेगा यूस्त्र्याख्यो डैश 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 नदी उपधा घा निष्ठा, तो आपको जब दे लाइन पर यूस्त्र्याख्यो नदी, तुरंत नदी सही करके चले आओगे। या पूछेगा यूस्त्र्याख्यो नदी कौन सी संज्ञा करता है, या नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो यूस्त्र्याख्यो नदी पता होना चाहिए। क्लियर है ना। तीसरी चीज हमने कहा था कि इसके विषय में जानो। अब इसमें दो तीन चीजें, एक शब्द है यू, यू का मतलब बताओ, यू का मतलब क्या होता है। एक शब्द है इसी में स्त्री, क्या बात है, स्त्री। एक है इसी में शब्द आख्यो, स्त्री या आख्यो। नदी का मतलब नदी संज्ञा हो गई है ना, नहीं, नदी संज्ञा, ठीक है ना, नदी संज्ञा हो गई। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यू स्त्री आख्यो नदी। मैं एक बार ऑफलाइन पढ़ाता रहा था, तो मैंने वहां पे से पूछ लिया कि सर ये बताओ, यहां पे यू स्त्री आख्यो, यू का मतलब, तो छात्रों ने कहा सर तुम होता है। फिर मैंने कहा अच्छा तो स्त्री का नाम मतलब क्या, कहें स्त्री का मतलब स्त्री होता है, महिला। हम कहे अच्छा वाह। फिर कहें हम कहें आख्यो का मतलब क्या होता है, कहें सर आंख होता है। तो हम कहें पूरा मतलब कहें तुम स्त्री की आंख हो, ऐसा जो है उन्होंने बताया। लेकिन आइए हम यहां बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यूस्त्र्याख्यो नदी का मतलब, यहां जो यू शब्द है वो इकारांत उकारांत की बात करता है। किसकी, इकारांत और उकारांत की। ये जानते हैं इकारांत उकारांत क्या होता है, सब जानते हैं, नहीं तो हम बताते हैं। यहां यू का मतलब क्या हो जाता है, यहां यू का मतलब होता है इकारांत और उकारांत। इकारांत उकारांत का मतलब होता है, इकारांत का मतलब हो गया जिसके अंतिम में दीर्घ ई हो वो इकारांत है। उकारांत का मतलब हो गया जिसके अंतिम में दीर्घ उ, ऐसा कोई शब्द जिसके अंतिम में बड़ी ई आ रही है तो वो इकारांत, इकार पे है अंत जिसका, वही है इकारांत। उकारांत का मतलब होगा ऐसे ही आकारांत जिसके अंतिम में आ हो, है एकारांत जिसके अंतिम में ए हो। इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना। कह रहे हैं अब कंडीशन, सूत्र हमको कंडीशन बतलाते हैं। कोई इकारांत उकारांत का शब्द हो और स्त्री का मतलब हो गया नित्य स्त्रीलिंग वाची हो। एक तो कैसा शब्द हो, अगर शब्द हो कोई भी शब्द नहीं हो सकता है, इकारांत का हो या उकारांत को हो और नित्य स्त्रीलिंग वाची हो। कैसा हो बेटा, वो नित्य स्त्रीलिंग वाची हो, ठीक है ना जी, नित्य स्त्रीलिंगाची हो। तो उसको आख्यो मतलब कहते हैं, आख्यो मतलब कहते हैं, आंख नहीं होता है, क्या कहते हैं, उसकी नदी संज्ञा। क्या कहते हैं, नदी संज्ञा। क्लियर है, एकदम सिंपल सी भाषा में समझो। हाँ, नदी संज्ञा यूस्त्र्याख्यो नदी। यू का मतलब इकारांत उकारांत का कोई शब्द हो और नित्य स्त्रीलिंग में हो तो हम उसको नदी संज्ञा कहते हैं, मतलब उसको नदी के नाम से जानते हैं, उसको नदी नाम दे सकते हैं। क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताना, क्योंकि यहां पढ़ के जाओगे तो कभी गलत करके नहीं आओगे, इतनी पूरी गारंटी है कि नहीं। हाँ, आइए देखते हैं कैसे उदाहरण देकर समझाओ। है अभी, अब मैं उदाहरण देखो, उदाहरण आपसे पूछता नहीं है, उदाहरण आपको कि इसका उदाहरण बताओ, नदी संज्ञा का उदाहरण, ऐसा आपसे बहुत आज तक नहीं पूछा है और यूपी टेट में पूछता भी नहीं है। तो हम आपको क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बस एक चीज बताना चाहते हैं, ये उदाहरण देकर के इसको हम आपको समझा देना चाहते हैं कि कैसे इकारांत को, जैसे एक शब्द होता है गौरी, गौरी शब्द कैसा है बताओ, इकारांत उकारांत आकारांत नकारांत कैसा रांत है। कहें सर राम में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो ईकारांत का शब्द है, चलो एक कंडीशन फॉलो हो गई। कहें सर और ये कहता है नित्य स्त्रीलिंग में होना चाहिए, तो जो गौरी शब्द है, गौरी शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग तो है नहीं, है पुल्लिंग तो है नहीं, तो ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, गौरी शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। चलो ये भी बात हो गई। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम संस्कृत व्याकरण में नदी नाम दे सकते हैं। नदी संज्ञा मतलब
नदी नाम मतलब क्या हो गया, नदी संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम ही तो होता है। इस शब्द की नदी संज्ञा हो जाएगी, इस शब्द की नदी संज्ञा हो जाएगी। बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताना, कहीं पर कोई समस्या हो तो बताना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। गौरी नदी, ईकारांत उकारांत नित्य स्त्रीलिंगवाची हो। और कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि ईकारांत उकारांत नित्य स्त्रीलिंगवाची शब्दों की क्या संज्ञा होती है, तो क्या संज्ञा होती है आपको यही बताना है, तो आप कह दोगे सर नदी संज्ञा होती है। क्लियर हो गया हो सूत्र? बताओ। एकदम मैं सच बता रहा हूं बहुत, और ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, परीक्षा में आती हैं, है कि नहीं? परीक्षा में आती हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। आगे चले, अगली संज्ञा चले, कमेंट करके बताते रहो सब लोग। अगली संज्ञा चले, अगली संज्ञा चलो, घी संज्ञा। कहें सर ये भी होता है? हाँ ये भी होता है, घी संज्ञा। घी संज्ञा कैसी संज्ञा? घी संज्ञा। इसको क्या कहते हैं? अब देखो, ये तो संज्ञा का नाम है, ये संज्ञा का नाम, संज्ञा का सूत्र। संज्ञा का नाम देकर के संज्ञा का सूत्र पूछ लेता है, या संज्ञा का सूत्र देकर के संज्ञा का नाम पूछ लेता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले सूत्र छाप लो बाबू। कहते हैं शेषोघ्य सखी, क्या कहते हैं? शेषोघ्य सखी। क्या कहते हैं? शेषोघ्य सखी। क्या बोलेंगे? शेषोघ्य सखी, है ना? अब ये जो पहले 2-3 बार तो बोल लो, मैं बार बार इसलिए बुलवाता हूं ताकि आपको स्मरण हो जाए। हमें पता है कि घर पे तुम कितना पढ़ते हो, यहीं पढ़कर यहीं तैयार कर लो, इसलिए हम आपको कहते हैं कि भैया यहीं पढ़ लो, यहीं तैयार कर लो। समझ में आया बाबू? इसीलिए कहता हूं, और कोई बात नहीं है। तो जब हम बोला करें तो तुम लोग पढ़ते समय 3-4 बार अपने मन में उच्चारण किया करो, 3-4 बार अपने मन में उच्चारण किया करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बार बार बता रहे हैं, समझा करो बाबू। हाँ बोलो शेषो, जब इकट्ठा ना पढ़ पाओ तो तोड़ तोड़ के पढ़ा करो। हाँ शेषो, बोलो शेषो घी असखी, शेषो घी असखी, इतना बोलो फिर बताऊं मैं। शेषो घी असखी, फिर से बताओ। शेषो घी असखी। अब इसी को कहते शेषोघ्य सखी। बोलो शेषोघ्य सखी। क्या कहते हैं? शेषोघ्य सखी, शेषोघ्य सखी, शेषोघ्य सखी, शेषोघ्य सखी। शेषो का मतलब इसमें है जो शेष बच गया। हा? एक शब्द है शेषः, इसी में है एक शब्द घी, एक शब्द है इसी में असखी। ठीक, शेषः घी असखी, शेषः घी असखी, शेषः घी असखी। ये शेषः घी असखी का क्या कहता है? शेषः मतलब जो शेष बच गया बेटा। क्या? जो शेष बच गया। क्या हो गया? जो शेष बच गया है, जो शेष बच गया है। किससे शेष? जब यहां पढ़े थे, इसीलिए ये सूत्र हमेशा नदी संज्ञा के बाद हम पढ़ाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसकी बात, इसलिए इसका क्रम भी कुछ ऐसे है, उसमें अष्टाध्याय में इनका क्रम भी कुछ ऐसे है। क्यों? क्योंकि रीजन है, यहाँ पे शेष का मतलब हो गया जो शेष बच गया। कहे सर किससे शेष बच गया? ये जो पीछे तुम पढ़े थे ईकारांत उकारांत, कहें इससे जो शेष बच गया। इससे क्या? ये यहाँ बड़ी वाली ईकारांत उकारांत की चर्चा हो गई, तो शेष बचा इसका छोटा वाला भाई ईकारांत उकारांत। तो यहाँ पे जो शेष का मतलब समझोगे वो क्या होगा? वो होगा बेटा क्या? इकारांत। वहां इकारांत था, तो उससे जो शेष बचा क्या था? छोटा वाला। वो बड़ा था, छोटा हो गया, छोटा वाला बच गया था, उकारांत। घी मतलब होता है बेटा घी संज्ञा। घी का मतलब हो गया क्या? घी संज्ञा हो जाएगी। अभी इसको छोड़ दो, इसको बाद में सिखाएंगे, पहले इतना सीखो। अब ये सूत्र कह रहा है शेषोघ्य सखी कि भाई जो शेष बच गया, शेष बच गया मतलब हो गया जो जैसे इकारांत और उकारांत के जो शब्द होते हैं इनकी घी संज्ञा हो जाती। अब इसमें कंडीशन थी ज्यादा कि इकारांत उकारांत का शब्द हो और
नित्य स्त्रीलिंग में हो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया, कोई कंडीशन नहीं लगी, सीधे कह दिया ऐसा कोई आपको व्याकरण में कहीं लिखा हुआ शब्द मिल जाए जो इकारांत का हो, उकारांत हो, मतलब जिसके अंत में छोटी ई आई हो या जिसके अंत में छोटा उ आया हो, ऐसा कोई भी शब्द होगा तो उसको हम संस्कृत भाषा में, व्याकरण की भाषा में उसको हम घी कह सकते हैं, उसकी घी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उसकी घी संज्ञा हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसकी घी संज्ञा हो जाती है, जैसे उसकी घी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कहते हैं हरि, मुनि, रवि, आदि 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 आदि। ठीक है जी, आदि। जैसे उकारान का एग्जांपल, जैसे भानु, जैसे गुरु है, भानु हो गया, गुरु, साधु। अब ये सब उकारांत के, साधु, भानु, गुरु, ये सब उकारांत के, ये इकारांत के एग्जांपल्स हैं। तो कहने कि ये सारे देखो कैसे शब्द हैं, ये उकारांत के सारे शब्द हैं, ये इकारांत के हैं। तो इनकी संज्ञा क्या होगी, इन सब को हम घी नाम से पुकार सकते हैं, व्याकरण में घी कह सकते हैं ना, घी। शेषोघ्य सखी। अब एक बात रुकना, यहां पे कुछ बचा हुआ, असखी। क्या बचा था, असखी। असखी का मतलब होता है ना सखी, ना सखी। ना मतलब होता है नहीं, सखी मतलब होता है सखी शब्द। सखी जानते हैं, सखी सहेली हाँ, जानते हैं सखी सहेली, मित्र, फ्रेंड, है कि नहीं जी। हाँ, उनकी बात हो रही है, ना सखी असखी। क्लियर है। कह रहे हैं इकारांत उकारांत जितने भी शब्द होते हैं उनकी घी संज्ञा तो हो जाती है, किंतु सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है। कहे सर क्यों नहीं होती, अभी ये नहीं बताया क्यों नहीं होती, काहे नहीं होती, बस एक कंडीशन कहा गया, क्योंकि सखी शब्द भी तो इकारांत का शब्द है, लेकिन कह रहे हैं इसकी घी संज्ञा नहीं होती है। परीक्षा में यही सवाल पूछता है, निम्नलिखित में से किसकी घी संज्ञा नहीं होगी। तो आपको पता है इकारांत उकारांत के शब्दों की होती है, बाकी की नहीं होती है। और इकारांत में ऑप्शन में सखी भी आ गया, दे दिया, हरि, मुनि, भानु, सखी, तो सारे इकारांत उकारांत के शब्द हो गए। हरि भी इकारांत है, भानु उकारांत हो गया, सखी इकारांत, तो किसकी नहीं होती है पूछेगा तो न सखी, असखी, ना सखी, तो सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कहीं जी, क्या लिखोगे, सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, किसकी, सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है, ये चीज आपको नोट कर लेना है। बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और है, और किसकी नहीं होती है, एक तो क्लियर हो गई, सखी शब्द भले ही कारांत है लेकिन इसकी घी संज्ञा नहीं होती है। और इसी में एक चीज और जान लो, और किसकी घी संज्ञा नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं सर, एक मिनट, समझ गए। कहीं और किसकी, तो एक शब्द आता है पति शब्द होता है, क्या होता है बेटा, पति, पति शब्द, ये भी तो इकारांत है, इसकी भी होनी चाहिए, लेकिन पति, केवल पति शब्द, ऐसा लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केवल पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है। केवल पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है, लेकिन यही पति शब्द, दूसरा पढ़ लिखो, जब
पति शब्द, ध्यान दीजिएगा, जब पति शब्द किसी सामासिक पद के साथ है, किसके साथ, किसी सामासिक पद के साथ आए तो उसकी घी संज्ञा हो जाती है। अभी उदाहरण बता रहे हैं, उसकी घी, अभी समझा देते हैं, संज्ञा हो जाती है। कहें सब क्या पचड़ा है सर, हम बता रहे हैं क्या। एक सूत्र आता है पति ही समासः एव, एक सूत्र आता है पति ही समासः एव, और आपके लेवल पे वो सूत्र पूछता नहीं है, इसलिए हम उसको लिखवा रहे हैं, पति ही समासः एव। ये पहला है, एक पहला पॉइंट लिखा हुआ भाई, पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है, केवल पति। अगर केवल ओनली केवल कहीं लिखा है पति, जैसे सखी की नहीं होती है, तो किसी भी सिचुएशन में नहीं होती है ना, सखी तो सखी से कभी की संज्ञा होती नहीं, लेकिन पति, केवल पति शब्द आया तो उसकी भी नहीं होती, मतलब अकेले पति आया है तो उसकी भी की संज्ञा नहीं होगी। कैसर फिर किसकी होगी, लेकिन जब वही पति शब्द किसी सामासिक पद के साथ आ जाता है, किसके साथ बेटा, किसी सामासिक पद के साथ आ जाता है तो उसकी की संज्ञा होती है। लाइक जैसे कहते हैं, जैसे रमापति, ठीक है, सीतापति, राष्ट्रपति। अब पति शब्द तो है लेकिन सामासिक, रमा का पति षष्ठी तत्पुरुष समास, सीता का पति षष्ठी तत्पुरुष समास, यहां पर भी पति शब्द है लेकिन इसकी घी संज्ञा हो जाएगी जब कहीं अकेले पति शब्द रखा हो, पूछे कि इसकी घी संज्ञा होगी, कहोगे सर नहीं होगी। क्लियर है बात, कोई डाउट, कोनो समस्या, कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग चैट बॉक्स में बेझिझक लिख देना, कोई बात नहीं है ना। आगे चलते हैं, अगली संज्ञा लिखो, इंपॉर्टेंट। हम देखो संज्ञाएं बहुत सारी है, लिखवा वही रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। संहिता संज्ञा, क्या संहिता, संहिता संज्ञा, इसको क्या कहते हैं, संहिता संज्ञा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, संहिता संज्ञा के नाम से इसको हम जानते हैं। संहिता संज्ञा क्या होती है देख लेते हैं। पहले तो संज्ञा का नाम है संहिता संज्ञा, इसका एक सूत्र होता है, कहते हैं परः सन्निकर्षः क्या, सॉरी, परः परः सन्निकर्षः संहिता, क्या बोलते हैं, परः सन्निकर्षः संहिता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, परः सन्निकर्षः संहिता। एक सेकंड रुकिएगा बस आप लोग, भाई एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, बस केवल एक सेकंड जस्ट। बोलो, दो करो, बोलो परः सन्निकर्षः संहिता, बोलिए सभी लोग बोलिए, परः सन्निकर्षः संहिता, और एक बार बोलिए, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, क्या बोलते हैं, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता कहता है। पर दो तीन बात सच बताओ, यही बोल लो, यही तैयार कर लो, यही उच्चारण कर लो कभी भूलोगे नहीं, पूरी गारंटी है। परः सन्निकर्षः संहिता, परः मतलब होता है एक दूसरे के,
क्या होता है, एक दूसरे के सन्निकर्ष मतलब होता है अत्यंत निकट, अत्यंत निकट, अत्यंत निकट, ठीक है, ठीक है। परह सन्निस का मतलब हो गया एक दूसरे के अत्यंत निकट, किसके, किसका अत्यंत निकट, किसका, किसकी निकटता, अत्यंत निकटता को, अत्यंत निकटता, एक दूसरे की अत्यंत निकटता, एक दूसरे किसकी, किसी की भी नहीं, क्योंकि ग्रामर पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे वर्णों की अत्यंत निकटता। किसकी निकटता बेटा, कहेंगे सर वर्णों की अत्यंत निकटता, एक दूसरे मतलब एक दूसरे के अत्यंत निकटता। तो किसकी निकटता की बात करेंगे, प्रश्न आएगा तो कहेंगे वर्णों की निकटता की बात होती है। किसकी होती है, ठीक है ना, वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता संज्ञा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, संहिता संज्ञा के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है ना, संहिता संज्ञा के नाम से मतलब जब दो वर्ण अत्यंत निकट आते हैं, हम यहां एक दूसरे का मतलब होगा कौन से एक दूसरे, तो कहें दो वर्णों की, एक दूसरे के अत्यंत निकटता को ही हम संहिता कहते हैं। और जानते हैं बिना संहिता के क्या नहीं होती है, बहुत बढ़िया, हाँ, बिना संहिता के क्या नहीं होती, कहते हैं अगर संहिता नहीं तो संज्ञा नहीं। वर्णों की अगर संहिता नहीं होती है तो वहां संधि नहीं होती कभी। समझ में आया, संहिता मतलब ही होता है जोड़ना, अत्यंत निकट आने का मतलब क्या भाव हुआ, आपस में जुड़ जाना, है कि नहीं। तो जब दो वर्ण अत्यंत समीप आते हैं, अत्यंत निकट आते हैं, है कि नहीं, हम एक लाइन में लिख सकते हैं, एक लाइन में हम बस सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं भाई क्या, दो वर्णों की अत्यंत निकटता को दो वर्णों के अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। संहिता कहते हैं, दो वर्णों की अत्यंत निकटता को हो हम संहिता कहते हैं ठीक है जी, इतना जान गए। मैंने कहा इसके बिना संधि नहीं होती है? दो इनके बिना अंतर निकटता के बिना संधि नहीं होती है। तो कैसे कहते हैं भाई, देखो एग्जाम्पल देख लो, लाइक जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें, कहते हैं जैसे विद्या जमा आलय, विद्या प्लस आलय, है कि नहीं, रमाधन ईसा, रमा प्लस ईशा, ठीक है। अब यहां पे एक वर्ण देखो क्या है भाई, देखो विद्या में बड़ा आ है और आलया में बड़ा आ है। इन जब दो ये दो वर्ण अत्यंत निकट आते हैं, अत्यंत निकट आने का मतलब मैंने कहा आपस में जब एकदम आके जुड़ जाते हैं तो उसी को, इस प्रक्रिया को संहिता कहते हैं। और जब संहिता होगी तभी संधि, आपस में ये दो वर्ण अत्यंत निकट है, अत्यंत दोनों मिलके बड़ा आ बना लिया, ठीक है। अब जब इस संहिता के फलस्वरूप आ हो रहा है, अगर इन्हीं दोनों वर्णों की संहिता ना होती तो ये संधि ना हो पाती। क्लियर है, कोई पूछे इसमें किन वर्णों में संहिता हुई है, तो आ और आ में संहिता हुई है, ठीक है ना। यही जो दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, इसी प्रक्रिया को समझो संहिता कहते हैं। रमा प्लस ईशा लिखा हुआ है, रमा में क्या है, यहाँ पे भी बड़ा आ है, इधर बड़ी ई है? अब कोई कहे सर यहाँ किन दो वर्णों की समीपता हो रही है, निकटता हो रही है, किन दो वर्णों की संहिता हो रही है, तो कहोगे आ और ई, इन दो वर्णों की संहिता हो रही है। और बना क्या रहे हैं, ए, बना क्या रहे हैं, आपस में मिल करके ए बना रहे हैं। तो इसी तरह दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसी को ही हम संहिता कहते हैं। इसी प्रक्रिया को परः सन्निकर्षः संहिता के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं। ठीक है ना, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। एक और दें, चलो। देखो ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। यस, ये पूरी की पूरी चंदा सर संस्कृत टेक्स्ट बुक पर ये हमारा नाम है, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। टेलीग्राम पर अगर नहीं मिलता टेलीग्राम तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लें, पूरी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड। आगे चलते हैं। विभाषा संज्ञा, कौन सी संज्ञा बेटा? विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा कौन सी संज्ञा? विभाषा संज्ञा। क्या नाम है? विभाषा संज्ञा। क्या बोलते हैं? विभाषा संज्ञा के नाम से इसको हम जानते हैं। विभाषा का ये तो संज्ञा का नाम हो गया, और फिर क्या होता है? संज्ञा का सूत्र आता है। क्या आता है बेटा? संज्ञा का सूत्र आता है कि नहीं? संज्ञा का सूत्र तो आप लिखो, सारे के सारे विद्यार्थी लिखेंगे, लिखेंगे और दो बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नवेति विभाषा। ठीक है ना? नवेति विभाषा। क्या बोलते हैं? नवेति विभाषा। कम से कम 5 बार बोलो तुम लोग। कितने बार? कम से कम 5 टाइम आप इसका उच्चारण करेंगे। क्या बोलेंगे? नवेति विभाषा। नवेति, नवेति विभाषा। क्या बोलेंगे? नवेति विभाषा कहेंगे। क्या बोलेंगे? नवेति विभाषा। नवेति विभाषा। और बोलो एक बार, नवेति विभाषा। और बोलो एक बार भाई, नवेति विभाषा। फिर से बोलो, नवेति विभाषा। नवेति विभाषा। तो न व इति विभाषा। क्या बोलते हैं? न व इति विभाषा। इसके इसमें 2-3 शब्द हैं, लिख लेता हूं। एक शब्द है न व इति। न व इति विभाषा मतलब हो गया विभाषा संज्ञा, है ना। विभाषा का मतलब क्या हो गया? विभाषा, विभाषा संज्ञा हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? विभाषा संज्ञा हो गई। न व इति, न व इति विभाषा हो गया। न व इति विभाषा, नवेति विभाषा हो गया। अब एक चीज याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर ना का मतलब क्या है, वा का मतलब क्या है? क्या आप लोग अभी जैसे मैं आपसे पूछूं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ आप क्या खाएंगे? बताओ, बताओ क्या खाओगे आप लोग? अरे बताओ, कहें सर यहाँ से कहाँ खिलाएंगे? अरे तुम बताओ तो सही है। बोलो क्या खाओगे? अरे बोलो, का देख रहे हो जल्दी से हैं? पिज्जा खाओगे अथवा बर्गर खाओगे? बताओ, पिज्जा खाओगे अथवा बर्गर खाओगे? कहें सर दोनों नहीं खिला सकते हैं। बताओ क्या खाओगे? हाँ, तो अभी कमेंट करें सर ये खाएंगे, ये खाएंगे, है ना। और कुछ ऐसा होगा कहेंगे सर कुछ नहीं खाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे सर जो आपकी इच्छा। हाँ, तो एक्चुअली हमने आपसे कहा बर्गर खाओगे अथवा पिज्जा खाओगे, हाँ। हमने आपको 2 विकल्प दिया, तो किसी छात्र ने मना कर दिया, देखो भाई हम कुछ नहीं खाएंगे। वो मना कर दिया, उसने निषेध कर दिया, है। हमने 2 विकल्प दिया था, उसने क्या कर दिया? उसने उसका निषेध कर दिया। जब निषेध कर दिया तो ये विकल्प है, ये निषेध है। ये विकल्प है, ये निषेध है। एक विकल्प है और एक निषेध है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो न व इति विभाषा, ना मतलब हो गया, ना का मतलब हो गया निषेध। क्या हो गया बेटा? ना का मतलब हो गया निषेध, ठीक है। वा का मतलब हो गया अथवा।
इति। इति मतलब होता है इस प्रकार, इनकी, जहां पर निषेध हो, और जहां पर अथवा का मतलब होता है बेटा विकल्प। अथवा कहाँ आएगा? जहां विकल्प होगा, लाइक जैसे मैंने कहा पिज्जा खाओगे अथवा बर्गर खाओगे, तो हमने आपको दो विकल्प दिया, आप चाहे पिज्जा खा लो चाहे बर्गर खा लो, है ना, चाहे पिज्जा खा लो चाहे बर्गर खा लो, हमने आपको नॉर्मली दो विकल्प दिया था। तो जहां पर अब आपसे पूछ सकता है, तो इन सब की क्या हो जाती है बेटा? विभाषा संज्ञा हो जाती है। इन सब की क्या संज्ञा हो जाती है? विभाषा संज्ञा। ठीक है, देखो यहाँ पे बस ऐसे ही प्रश्न पूछेगा विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र, तो नवेति विभाषा जो मैंने लिखा है वही बताना है, या नवेति विभाषा कौन सी संज्ञा करता है? तो विभाषा संज्ञा करता है। इसमें तीसरा प्रश्न जो बनने की चांस रहते हैं वो ऐसे पूछेगा, निषेध और विकल्प में, या विकल्प अथवा निषेध में, विकल्प और निषेध की क्या संज्ञा होती है? विकल्प और निषेध की क्या संज्ञा होती है? तब आप बताओगे सर वहां पे विकल्प और निषेध की विभाषा संज्ञा होती है, विकल्प और निषेध की विभाषा संज्ञा होती है। इतना क्लियर हो तो बता दो, इतने में कोई डाउट हो, इतने में कोई समस्या हो तो आप बता दें, जितने भी छात्र हैं। यहाँ पर निषेध अथवा विकल्प की, अब कहें सर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे आप अभी जब हम लोग कारक में चलेंगे, कारक छोड़ो, अभी संधि जब पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है? विकल्प से हो जाता है। जैसे कहीं पे गुण संधि हो रही तो गुण संधि ना होकर विकल्प से वहां पे वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही अभी कारक पढ़ेंगे तो विकल्प से तृतीया चतुर्थी लग जाती है। कहीं पर द्वितीया तो लग रही है, कहे नहीं सर विकल्प से द्वितीया भी लग सकती है, तृतीया भी। जैसे यतश्च निर्धारणम है तो उसमें यत सप्तमी का सूत्र है, तो सप्तमी तो लगती ही लगती है, तो कहे विकल्प से षष्ठी भी लग जाती है। तो विकल्प मतलब चाहो षष्ठी लगाओ चाहो सप्तमी लगाओ, तो वो विकल्प हो गया आपके पास, तो उसको कहते हैं विकल्प, है ना, उसको हम विभाषा कह सकते हैं। जहां विकल्प आता है उसको विभाषा, जहां निषेध आता है वहां पे, जैसे मैंने कहा कि जहां कहीं गुण संधि का रूल लग रहा है, अभी हम पढ़ाएंगे संधिया, तो वहां होता है अपवाद वाले में, कि जहां लगेगा कि गुण संधि हो रही है नियम से, लेकिन उसका निषेध करके वहां पे क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। तो वही जो निषेध किया उसी को विभाषा कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा पारिभाषिक शब्द हुआ करते हैं, पर्टिकुलर अगर यहां से प्रश्न पूछेगा तो विभाषा संज्ञा का सूत्र क्या है? तो सूत्र पता होना चाहिए, या ये नवेति भाषा कौन सी संज्ञा करता है, संज्ञा का नाम पता होना चाहिए। विकल्प और निषेध की क्या संज्ञा होती है? विकल्प और निषेध की आप एक लाइन में लिख भी सकते हैं, यदि आप चाहें लिख लें। निषेध, विकल्प और निषेध की विभाषा संज्ञा होती है। ठीक है, विकल्प और निषेध की विभाषा संज्ञा होती है, ये आप जानते रहना। क्लियर है? इसमें इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। अब देखो, जब भी कभी हम संज्ञाएं, लगभग संज्ञाएं समाप्त हैं जो महत्वपूर्ण हुआ करती हैं, है ना, जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं वो हमने बता दिया है। बाकी तो और हम इसका एक पार्ट और बनाएंगे तो उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसका एक पार्ट और बनाएंगे तो वहां पर चर्चा कर लेंगे। और जब हम ये संज्ञा पढ़ लेते हैं, संज्ञा के बाद जब संधि पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आता है ना। जब संज्ञा के बाद हम लोग संधि पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, एक याद आ रहा है एक और आपके कि इज्ञ संप्रसारण संज्ञा, लिख देता हूं क्या है? संप्रसारण संज्ञा क्या कहते हैं? इज्ञणः संप्रसारणम। क्या कहते हैं इसको बेटा? इज्ञणः संप्रसारणम। इज्ञणः संप्रसारण, इसको क्या कहते हैं? इज्ञणः संप्रसारणम कहते हैं। इज्ञणः संप्रसारणम का मतलब हो गया है, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक शब्द है इसमें इक, एक है इसी में यण, और संप्रसारणम का मतलब होता है संप्रसारण संज्ञा, है ना, संप्रसारण संज्ञा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब ये जानते हैं क्या होता है एक गण, हाँ, ये बिल्कुल यण संधि अगर आपको पता हो, अगर आपको यण संधि पता होगा तो उसी का एकदम हूबहू विपरीत होता है, हमेशा उसी का एकदम उल्टा होता है, समझ लो, है ना। यण संधि में क्या होता है, इको इणिच कहता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब कोई हमसे ये नहीं पूछेगा सर इक क्या होता है, अण क्या होता है, क्योंकि हमने आपको इक और यण दोनों हमने पढ़ा रखा है, मतलब कहने का प्रत्याहार हमने पढ़ा रखा है। इक प्रत्याहार होता है, यण प्रत्याहार होता है, ठीक है ना। तो ये सूत्र कहता है, सॉरी, यण संधि में इक के स्थान पर यण होता है, और इज्ञण संप्रसारणम क्या होता है, जहां पर यण होगा, क्या यण के स्थान पर क्या हो जाता है, इक आदेश हो जाता है, ठीक है। कहीं पर यण प्रत्यय या वा राला का वर्ण हो, कहीं या वा रा और ला हो, तो या के स्थान पर क्या हो जाए, ई, वा के स्थान पर उ, रा के स्थान पर री, ठीक है, लरी, ला के स्थान पे लरी हो जाता है, ठीक है, या ला। तो एकदम यही प्रक्रिया क्या है, संप्रसारण का रूप है। ये क्या है, यही प्रक्रिया संप्रसारण है। अगर ऐसा पूछ ले, ला के स्थान पे लरी हो जाना क्या कहलाता है, यण संधि या फिर संप्रसारण, तो यण संधि नहीं बताओगे, संप्रसारण बताओगे, क्लियर है ना। पूछेगा वा के स्थान पर उ हो जाना क्या कहलाता है, संप्रसारण है, और जब कहे उ के स्थान पर वा होना तो यण संधि है? या के स्थान पे ई होना संप्रसारण है, और ई के स्थान पर या होना क्या कहलाएगा, यण संधि कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहां तक मोस्ट ऑफ द हम लोगों ने जो पढ़ा, बहुत संज्ञा लगभग समाप्ति है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संधि पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं फिर आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, शुक्रिया। सारे लाइक और शेयर कर देना जितने भी छात्र हैं। और दूसरी चीज मैं फिर से आपको बता दूं कि भाई देखो, यदि आप ₹1 का सुपर पास लेते हैं, ₹1 का सुपर पास लेते हैं बेटा, ₹1 के सुपर पास में बड़ा फायदा है, आपको 375 प्लस एग्जाम के कोर्सेज ओपन हो जाते हैं फटाक से तुरंत। 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिल जाता है एक ही रुपए में, 48 घंटे के 2 दिन के लिए। 10,000 प्लस स्टडी नोट्स मिलते हैं और 30,000 पीवाई को। तो कहने का स्टडी मटेरियल तो छोड़ ही दो, सबसे ज्यादा कि जितने भी बैच आएंगे सब मिल जाएंगे। ये सब रहता है ₹1 में, 2 दिन के लिए पास दिया जाता है, सुपर पास, ताकि 2 दिन में अच्छे से जान लो, पढ़ लो, समझ लो कि आपको कैसा लगा। जब अच्छा लग जाए आपको, आप रिन्यू कर लीजिए, 3 महीने के लिए ₹429 में रिन्यू हो जाएगा। सारे कोर्सेज, जो चीजें इसमें मिलेंगी वो सारी चीजें इसमें भी मिलेंगी। जितने भी कोर्सेज टेट सीटे, मतलब ईपीएससी बीपीएससी टीजीटी सारे ओपन हो जाते हैं। चंद्रा कूपन कोड यूज करना, पैसा कम हो जाता है। 12 महीने के लिए ₹1399 है, और बड़ा ही फायदा है। एक साल में जितने भी तुम्हारे कोर्सेज जो आएंगे, जितने आपके एग्जाम्स आएंगे, तो सारे आप उसका लाभ उठा सकते हो, कोई भी कोर्स पढ़ सकते हो इतने में, है ना। 18 मंथ के लिए ₹1799, तो आप कोई भी एक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और नहीं मिलती है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर लें। ये नंबर है 81115425 और 222, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।